उत्तर प्रदेश में चुनाव की लहर चल पड़ी है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली के साथ सटे हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में खास तौर पर नोएडा पर सबकी नज़र है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक पंकज सिंह जी के सामने मुकाबला सभी राजनीतिक दलों को करना है और किस तरह की रणनीति सभी राजनीतिक दलों की रहनी है, इस पर हमारी चर्चा, हमारा कार्यक्रम आपकी बात में है। आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ नोएडा महानगर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक विग जी से। वो किस तरीके से रणनीति पार्टी ने बनाई है और क्या चुनावी मुद्दे होंगे, उनको लेकर कैसे जा रहे हैं, सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। दीपक विग जी का noidakhbar.com में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत विनोद जी। दीपक जी, ये बताइए कि नोएडा जैसे शहर में आप वोटरों के पास जब जाएंगे तो क्यों आपको पार्टी के वोट देंगे मतदाता? देखिए, मैं बताऊँ, सबसे बड़ा जो हमारा चेहरा है अखिलेश यादव जी हैं। एमटेक हैं ऑस्ट्रेलिया से, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। और इस नोएडा के अंदर 2012 से जो 17 का कार्यकाल है, उसके अंदर देखिए हमारे सारे अंडरपास सेक्टर, जो हमारा 39 वाला जो नया हॉस्पिटल, हमारा जो नोएडा हाट जो 10 एकड़ के अंदर बना हुआ है, और एलिवेटेड रोड, ये हमारे बहुत बड़े काम है। इसके अलावा डिग्री कॉलेज के अंदर उन्होंने पूरा एलएलबी का नया सेंटर बनाया था, वो आज तक इन्होंने चालू नहीं किया। इसके अलावा नारी निकेतन सेक्टर 34 के अंदर उन्होंने बनाया। और पूरे 2012 से 17 के अंदर कोई भी कुछ कहे, जो 2007 से 12 के अंदर बसपा की गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो कोई सारा भ्रष्टाचार उन्होंने बंद किया। कोई खराब अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुई और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि ऐसे अच्छे अफसर यहाँ पे दें कि उस कार्य को रोक लगाएं। और अपराध व्यवस्था मिनिमम पे आ गई थी। और आपने एक बात और नोट करी होगी कि नोएडा के अंदर उस टाइम जो ट्रैफिक व्यवस्था हुई, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। तो ये मुद्दे होंगे। अच्छा, 2022 में आप चुनाव में जा रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी किस मुद्दों को लेकर वोटर के पास जाएगी और क्या क्या वादे देंगे जनता को? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, सबसे पहला तो हमारा 300 यूनिट, हम प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरा, एक रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था 2 साल पहले, प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस कम करने का, या 3 साल तक फीस ना बढ़े, जिसको इन्होंने लागू नहीं किया। और डीएम ने पिछले 2 साल में उसकी एक भी मीटिंग नहीं करी। उस रेगुलेटरी एक्ट को हम पूरे तरीके से नियम से लागू कराएंगे और 3 साल से पहले किसी भी निजी स्कूल में कोई फीस नहीं बढ़ेगी। और जो भी फीस बढ़ेगी वो पेरेंटल जो सोसाइटी होगी उनके इच्छा अनुसार और नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद होगी। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने जब इनको लैंड दी थी, उसमें एक ये था कि जब जब आप फीस बढ़ाएंगे तो नोएडा अथॉरिटी से भी परमिशन लेंगे, जिसको नोएडा अथॉरिटी लागू नहीं करवाती है। दूसरा, तीसरा, जो हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज है सरकारी, वो बहुत कम है। 12-15 लाख की आबादी के अंदर कम से कम मेरा मानना है कि कम से कम 10 इंटर कॉलेज और होने चाहिए। और डिग्री कॉलेज जो हमारा एक है, उस डिग्री कॉलेज की जगह कम से कम 3 डिग्री कॉलेज हम और खुलवाएंगे। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी विकट समस्या आप लोगों के जब जाते हैं जनता के बीच में, वो कौन कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर आपके पास लोग शिकायत करते हैं और आप उनको वादा पूरा करने की कोशिश करते हैं? देखिए, यही मुद्दे हैं। हॉस्पिटल का हेल्थ का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, बढ़ी हुई फीस का मुद्दा है, बिजली के बढ़े हुए रेट का मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ का जो विधायक है वो यहाँ रहता ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में एक नोएडा विधानसभा ऐसी है जहां का विधायक नोएडा में नहीं रहता है, वो दिल्ली के अंदर रहता है अपने पिताजी के साथ, जो यहाँ देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये उनकी गलती नहीं है, उनको खुद देखना चाहिए कि जब आप यहाँ के विधायक हैं, यहाँ रहिए। वो टूरिस्ट विधायक की तरह काम कर रहे हैं। वीकेंड पे आते हैं 2 दिन, 10-12 लोग उनको जहाँ जहाँ ले जाना ले जाते हैं, जहाँ उनका मन होता है वो काम करते हैं। एक भी आदमी, विनोद जी, हम आप इस नोएडा को आपने अपने सामने बढ़ते हुए देखा है। आप सबसे सीनियर पत्रकारों में से एक हैं, आप बताइए, आपके पास क्या पंकज सिंह जी का नंबर है? उनके पीए का नंबर है सबके पास, भूपिंदर। जब भूपिंदर सिंह की इच्छा होगी वो बात करा देगा, जब नहीं इच्छा होगी नहीं बात कराएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। हम विधायक वो देंगे जो नोएडा क्षेत्र में रहता होगा और उनसे जुड़ी, चाहे वो स्कूल फीस की हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे वो अपराध व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, सभी चीज़ों को हम ठीक करवाएंगे। और आप देखोगे, उस पहले भी आपने 2012-17 में देखा, एक पढ़ा। और देखिए, मैं आपको बताऊँ, जितने भी आप देखोगे, सबसे जितने जो भी हमारे मुख्यमंत्री की दौड़ में है, सबसे पढ़ा लिखा आदमी जो है अखिलेश यादव जी हैं, हमारा जो नेता है, वो एमटेक एनवायरमेंटल साइंस में, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं नोएडा में आपको असर मिलेगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है नोएडा का, वो है कि यहाँ पे ना तो नगर निगम है, ना नगर पालिका है, गाँवों में पंचायतें समाप्त हैं, आरडब्ल्यू का अधिकार नहीं है। तो इस तरह के मुद्दों को कैसे हल करेंगे? बहुत बढ़िया बात। देखिए विनोद जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ प्रधानी व्यवस्था इन्होंने ख़त्म कर दी, यहाँ पे नगर निगम नहीं है। और
निरंकुश वो है ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे, निरंकुश। और वो जो चाहती है मन की करती है, क्योंकि आरडब्ल्यू पे भी अधिकार नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि या तो नगर निगम की व्यवस्था दें, प्रधानी दोबारा शुरू कराएंगे, और किसी वजह से अगर वो शुरू ना हो पाए तो हम एनडीएमसी जैसी व्यवस्था यहाँ देने की कोशिश करते हैं। एनडीएमसी में आपको बता देता हूँ, दिल्ली का और पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता है। तो जो विधायक होगा यहाँ पे, जो यहाँ का सांसद होगा, प्लस कुछ चुने हुए हम जो प्रबुद्ध लोग, आप जैसे लोग होंगे, करीब 5 लोगों की ऐसी कमेटी से वो उस पूरे नोएडा को चलाएगी। नोएडा अथॉरिटी उसके अंडर में रहेगी, उस कमेटी के अंडर में। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस औद्योगिक नगर का स्वरूप बिगड़ गया। यहाँ इसको आवासीय के हवाले कर दिया गया, और आवासीय में भी बिल्डरों के हवाले। तो जो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक आम आदमी जो गरीब है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर खरीद सके, उसके लिए कोई योजना, जो अभी तक आरोप भी है कि वो चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, या बीजेपी की योगी सरकार रही हो, तीनों ने ही गरीबों के लिए कोई आवासीय योजना नहीं बनाई। ना ही बिल्डरों की इस स्कीम में कोई ऐसा प्रावधान किया कि 25% EWS के फ्लैट बनेंगे या सस्ते फ्लैट बनेंगे, या कोई ऐसा मॉडल जिसमें आम आदमी के लिए छोटे सस्ते दरों पर फ्लैट मिले। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई अब तक? बहुत बढ़िया। देखिए मैं बताऊं, बहुत पहले ये मुद्दा मैंने उठाया था 2001-2002 के अंदर। वीके मल्होत्रा तब सीईओ थे, अगर आपको याद हो। उसके बाद जब 2002 से 2007 की गवर्नमेंट रही थी मुलायम सिंह जी की, तो उसके अंदर यहाँ श्रमिक कुंज बने थे पहली बार। केवल 15-15 हज़ार रुपए में वो अलॉट किए गए थे। उसी तर्ज पे हम श्रमिक कुंज, और बाप की आपने एक बहुत बढ़िया बात करी कि बिल्डर, जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे कंपलसरी है कि जिस बिल्डर को मान लिया 5 एकड़ देगी, तो उसमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर वो 50, या उसका कुछ रेशो है 10%, EWS के लिए बनाएगा, और वो विदाउट प्रॉफिट पे उनको देगा। तो वो हम यहाँ पे उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश करेंगे। एक मुद्दा जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रोडवेज का बस अड्डा उन्होंने चालू कराया था, लेकिन बस अड्डा 5 साल में भी नहीं बना, और योगी सरकार में इस 5 साल में भी ये यूपी रोडवेज के बस अड्डे की वही हालत है। जबकि किसी भी शहर में आप चले जाइए, आगरा में चले जाइए, बहुत शानदार बस अड्डे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में बताएं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और उसमें जो भी कमी रही है, अब आने वाली जो सरकार उसको दूर करेगी, और इंटर स्टेट यहाँ का बस अड्डा पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया बनेगा। और एक चीज़ और है जिसको लगातार हम भी उठा रहे हैं, आपने भी कई बार अपने माध्यम से उठाया, और भी सामाजिक संस्थाएं यहाँ उठा रही हैं, कि इंटर सिटी बसें जो हैं उसको ठीक तरीके से लागू करें। वो चल तो रही हैं, पर वो कभी चलती हैं, 2-4 महीने में बंद होती है, फिर दूसरी नई कंपनी को देते हैं, फिर वो बंद हो जाती है। उसका कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे, जैसे DTC दिल्ली के अंदर कामयाब है, तो इंटर सिटी का कोई ऐसा सिस्टम लगाएंगे, इंटर सिटी बस का, कि वो कामयाब रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो नोएडा का ही है, नलगढ़ा क्रांतिकारियों का केंद्र रहा है, और आपकी सरकार के समय में इसकी फाइल शुरू हुई थी और उस पर काम होना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद से वो ठप हो गया है। तो नलगढ़ा भगत सिंह की कर्मस्थली रही है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? बहुत बढ़िया बात, ये मैंने उठाया था मुद्दा। बलविंदर जी यहाँ पे सीईओ थे, तो मैं पंजाबी विकास मंच का भी यहाँ अध्यक्ष हूँ, तो मैंने एक लेटर दिया था। DB मलिक जी उस टाइम GM होते थे, उनके माध्यम से मैंने लेटर दिया था बलविंदर जी को, नलगढ़ा के अंदर, कि शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी जी की वहाँ पे स्टैचू भी लगाया जाए, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डेवलप की जाए जिससे लोगों को पुराने इतिहास के बारे में पता चले। पर वो बात सही है कि कहीं बात चीज़ें आई, वो बहुत स्लो काम हुआ, और उसकी जगह जितना काम उस पर होना था वो नहीं हो पाया। और ये आपने बहुत बड़ा कि ये जो नोएडा का इतिहास है, ये जब तक हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता चलेगा कि कितने बड़े क्रांतिकारी यहाँ रहे, और उन्होंने यहाँ क्या क्या काम किए, और उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, उसको भी हम कोई ना कोई उनका स्मारक स्थल नलगढ़ा के अंदर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले 5 साल में। एक और सवाल आपका, कि जो अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो प्रक्रिया है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोरोना के ध्यान में रखते हुए, और उसके अलावा और बहुत सारे प्रिकॉशन लेने हैं, रैलियों पर रोक लग गई है। तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है जो मतदाताओं से जुड़ने के लिए? बहुत बढ़िया। अभी विनोद भाई, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा 15 जनवरी को नई चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आएंगी। जो अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से हम केवल या तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से करते हैं, जो हम कर रहे हैं। एक दूसरा, इन्होंने कहा है कि 5-5 लोगों की जो आपकी कमेटी है वो भी जाके अलग अलग जगह प्रचार कर सकती है। तो मैंने परसों अपनी पूरी महानगर कमेटी की बैठक ली थी, कल मैंने 7 प्रकोष्ठों की बैठक ली, आज
आज मैं फिर 6 प्रकोष्ठों की बैठक ले रहा हूँ, जिसमें 4 की हो चुकी है, 2 की अभी होनी है। और सबकी मैं 5-5 लोगों की करीब हर एक प्रकोष्ठ की 6-6, 7-7 कमेटियाँ बना चुका हूँ। करीब 140 आदमी हम अभी तक डिप्यूट कर चुके हैं। यानी कि करीब हमने क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमने अपना 30 से 40 कमेटियाँ हमने बना दी हैं, जो लोग घर घर जाके प्रचार करना शुरू कर चुके हैं, जिनकी फोटोएं भी मेरे पास आ चुकी हैं। पार्टी कब तक प्रत्याशी घोषित कर देगी, इस बारे में कुछ? आज देर रात तक या कल पक्का, ये 100% है, जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है प्रदेश कार्यालय से और राष्ट्रीय कार्यालय से। तो आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला इस बार पहली बार एंट्री कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा था कि दोनों का टाई अप हो रहा है, इस तरह की कोई सूचना है? देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई दिल्ली एनसीआर के आसपास थोड़ा बहुत, पिछली बार भी आपने देखा था खाली 20-25 हज़ार उनको वोट मिले थे। इससे ऊपर उनका कोई आधार नहीं, और पूरे उत्तर प्रदेश में तो उनका बहुत आधार है नहीं। 5-7-8 सीटों पे मैं मानता हूँ उनकी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार वोटों का उनका आधार है। पर वो जब गठबंधन नहीं हुआ तो अब हमारी विरोधी पार्टी है। पर हमारी यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी से है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है ये। बाकी पार्टी कोई मायने हमारे लिए नहीं रखती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आप पार्टी हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, हमारा मानना है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कह रहे हैं कि 400 के आसपास, पर मेरा खुद का भी मानना है कि हम 350 से ऊपर सीट जीतेंगे। अच्छा, नोएडा, जेवर और दादरी, समाजवादी पार्टी कभी लड़ाई में नहीं रही और हमेशा कभी बसपा जीती है, कभी बीजेपी जीती है, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में किस तरह की स्थिति रहेगी? बिल्कुल, देखिए, आप, मैं आपको बताता हूँ, अभी दादरी के अंदर आप देखिए भगदड़ की स्थिति हुई, कितने बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने। नोएडा के अंदर आप देखिए, अभी फोनरवा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 1.5 महीना पहले हमारी पार्टी ज्वाइन की है। जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे जगदीश शर्मा जी, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की। तो इसी तरह से और भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो सबको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इन तीनों सीटों पर भी जीत सकती है, इसीलिए वो आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने सुना किस तरीके से दीपक विक जी ने दावा किया है कि नोएडा विधानसभा, जेवर और दादरी तीनों समाजवादी पार्टी जीतेगी, और यही वजह है कि बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी की वर्किंग स्टाइल पर भी और पंकज सिंह के कार्य करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। साथ ही वो मुद्दे उठाए कि जिनको लेकर उनकी पार्टी मतदाता के पास जाएगी, और इसके साथ साथ उन्होंने चुनाव प्रचार की प्रक्रिया पर भी पूरा विस्तार से जानकारी दी। आपकी बात के इस कार्यक्रम में आगे भी मैं किसी शख्स के साथ मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।